वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मुसलसल तीसरी बार हुकूमत कायम करने की दावत मिल चुकी है। 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दलों की बैठक में सभी ने एक सुर में नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया। सवाल ये है कि क्या एनडीए का किला अभेद्य है या फिर इस दीवार में भी दरार है? इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान ये तस्वीर कई मायने में बेहद खास है। बैठक में संबोधन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिस पर मोदी ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोका। ये तस्वीर ये साबित करने के लिए काफी है कि एनडीए गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत है। संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए नेताओं का संबोधन इस पर मुहर लगा रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of सबका साथ, सबका विकास, और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। सियासत में वैचारिक मतभेद कोई नई बात नहीं है। मतभेद होना लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन जब मतभेद मनभेद बन जाते हैं तो फिर साथी विरोधी बन जाते हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या एनडीए के घटक दलों का साथ आगे भी इसी तरह मजबूती के साथ रहेगा? एनडीए भले ही सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए प्रचंड हार है। वे 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू, नीतीश गठबंधन नहीं चला पाएंगे। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, लोकतंत्र में जनादेश ही अंतिम फैसला है। अगर लोगों ने कांग्रेस को 99 सीटें दी तो बीजेपी को 240 सीटें देकर सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिला है और इसका सम्मान होना चाहिए। कहते हैं सियासत में न कोई दोस्त होता न दुश्मन। अब देखना ये है कि क्या अगले 5 साल एनडीए की गारंटी देश को एक मजबूत सरकार दे पाएगी या फिर साथ ही बीच राह में ही बिछड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चर्चा पे हमारे साथ शमूलियत करेंगे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट वैभव त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता, अफजल अब्बास नेता जेडीयू, सुमैया राणा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता। आप ही से शुरुआत करती हूँ बाकियों की इजाज़त से। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी पहली बार वाज़ा अक्सरियत यानी कि मेजॉरिटी के बगैर कोalition में हुकूमत चला पाएगी या नहीं? याद दिला दूँ, आसान नहीं है। टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी का दावा है कि 3 बीजेपी एमपीज के साथ टीएमसी राब्ते में है और वहां टीडीपी ने होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और स्पीकर की पोस्ट मांग रखी है। ऐसे में 5 साल का सफर पूरा होगा या साथी बिछड़ जाएंगे? नमस्कार, जय हिंद याना जी। सरकार चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तीसरी जो सरकार बनने जा रही है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज उनको एनडीए का नेता चुना गया है, संसदीय दल का नेता चुना गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको तीसरी बार सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। हमारे जो पार्टनर है सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें विकसित भारत बनाना है और सुशासन देना है। सुशासन देते हुए सभी का डेवलपमेंट करना है, किसानों को मजबूत करना है, युवाओं को मजबूत करना है, महिलाओं को मजबूत करना है और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल
बहुत अच्छा कार्य किया है और उसको सभी सराहते हैं, सभी ने देखा है। आज आपने देखा होगा एनडीए की मीटिंग में किस तरीके से आदरणीय नीतीश जी, नायडू जी, चिराग पासवान जी और सभी अन्य जितने भी हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, सभी ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अप्रिशिएट किया, उनके काम पे अप्रिशिएट किया, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को अप्रिशिएट किया। सब लोग मजबूती से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़े हैं और जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस ओर हम सब मिलकर काम करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम थर्ड अर्थव्यवस्था बने, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट बनने की ओर हम तेजी से आगे बढ़े। हमारा देश विश्व गुरु बने, सबसे अच्छी पावर के तौर पे पूरे विश्व में उभरे, उसका प्रयास किया जाएगा। और आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 10 साल जो हमने काम किए हैं, आज उसका फल खाने का टाइम आ गया है। आज उसका जो फल है वो अपने देशवासियों को देने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके सारे नेक इरादे पूरे करें। अफजल अब्बास जी, सहयोग देने के लिए कंडीशंस कुछ ज्यादा नहीं रखी हैं जेडीयू ने? 2 कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की मांग, किसानों के लिए एमएसपी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे रोक टोक, बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फंड्स मांगे हैं और हर 4 एमपी के खातिर एक मिनिस्ट्री का फॉर्मूला पेश किया है और फिर पीएम मोदी के पैर छूकर कहते हैं कि सहयोग अनकंडीशनल है। और पहले तारीख के औराक को पलट कर देखा जाए तो हमेशा मिनिस्ट्री का कहीं ना कहीं संख्या के आधार पे वितरण होता है। जाहिर सी बात है, आप अपने चैनल से बोल रहे हैं कि वो कितना सीट में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ना, चूंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी का एक आधा सा कार्य करता हूं। लेकिन सबको हक है, जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी को के नेताओं को सरकार में लाना, पार्टी के लोग एमपी जितने जीत के जाए हैं वो सब के सब आपकी मिनिस्ट्री में आए। रहा सवाल विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस की बात करें, लगातार हम लोग, मुझे याद होगा कि दिल्ली, मैं जब दिल्ली रहता था और याद होगा कि रामलीला ग्राउंड में अभूतपूर्व रैली हुई थी ये बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए। यह इतिहास साक्षी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बिहार जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद बिहार में था क्या, उसके बावजूद भी बिहार 18 साल में जितना तरक्की किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये भी दुनिया देख रही है। अगर विशेष पैकेज और विशेष आपको राज्य का दर्जा मिल जाए तो मैं समझता हूं कि बिहार जो डेवलप्ड स्टेट है उसके मुकाबले में आएगा। कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि उसका प्रदेश और तरक्की करे? तो तरक्की करने के लिए संसाधन चाहिए। ठीक है। तो नीतीश कुमार जी, पार्टी के सारे नेताओं ने मांग की है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रधान प्रवक्ता जो हम लोग के चीफ स्पोक पर्सन केसी त्यागी साहब ने तो यही कहा कि मेरी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो इसमें ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो नहीं है, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आवाम कैसे भरोसा करे कि इस बार ये लव हेट रिलेशनशिप जो है जेडी और बीजेपी का, ये इस बार सचमुच जो पैर छुए गए तो रिश्ता पक्का समझ लें, या अगर ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो फिर छोड़ जाएंगे? नहीं, ख्वाहिशें, देखिए ख्वाहिशें नहीं है, ये जरूरत है। अच्छा। और हम हक मांग रहे हैं, ख्वाहिशें नहीं, ये जरूरत है। और जरूरत है, जब एनडीए की सरकार है उसमें शामिल है तो हम तो अपनी बात रखेंगे। सरकार को पूरा देश चलाना है और अगर सारे स्पेशल फंड्स अगर बिहार को दे दें तो देश कैसे चलेगा? बहरहाल मैं आपके पास वापस आऊंगी। वैभव त्रिपाठी जी, सांसद जयराम रमेश का बयान है कि मोदी 1/3 पीएम है, तो उस हिसाब से अगर आपकी पार्टी को इंडी गठबंधन के साथ सरकार बनानी होती तो राहुल गांधी क्या 1/26 पीएम होते? ये गणित समझाइए जरा। देखिए, आपने वो गणित राजनीतिक रूप से, चूंकि राजनीतिज्ञ नहीं है तो समझ नहीं पाई, लेकिन ऐसा है कि ये जो सरकार है इसको मैंडेट नहीं मिला है। ये नैतिक हार है प्रधानमंत्री मोदी जी के और 10 साल के उनके कार्यकाल पे जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया है, इस वजह से उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। नहीं तो पीछे पूर्ण बहुमत की सरकार वो चला रहे थे। और मैं 40 आपको बता दूं ज्यादा कि लेकर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, ठीक, बोलते जाइए। नैतिकता वो हुआ करती थी कि जब 400 से ज्यादा सीटों के साथ जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 89 में जब चंद कदम बहुमत से दूर रह गए तो राजीव गांधी जी ने कहा कि देखिए, हमको 400 सीटें मिली थी और अब जब हमको जनता ने बहुमत से कुछ सीटें कम दी है, इसका मतलब है जनता हमको हटाना चाहती थी। तो ये नैतिकता की वो सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की। और अभी तो मोदी जी नैतिकता की विहीन बातें करते हैं, नैतिकता तो इनके जहन में है ही नहीं कहीं। इसी वजह से ये अभी दंभ भर रहे हैं। ये कह रहे हैं
विपक्ष पे हमलावर हो रहे हैं। एक नया वाकया आया कि भाजपा में ये संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए और जबरदस्ती एनडीए से नेता चुन लिए गए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाजपा की जब मीटिंग होगी संसदीय दल की और पहले वहां नेता चुना जाएगा तो हो सकता है मेरा विरोध हो जाए, कोई दूसरा नेता चुन लिया जाए। इस वजह से ये आगे बढ़ के एनडीए में ही अपने आप को नेता चुनवा लिए, क्योंकि इनको भाजपा के लोगों पे ही भरोसा नहीं। सुमैया जी, इंडी गठबंधन पे बीजेपी ने तोहमत लगाई है कि हर स्कीम पे, चाहे फार्म लॉज हो या अग्निवीर हो, उन पे फियर मॉन्गरिंग की रणनीति चलाई है। इन स्कीम से लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा, इसके बनस्बत झूठे नुकसानात को हाईलाइट किया। काफी हद तक झूठ की रणनीति चलाई है। मिसाल के तौर पे अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि फार्म लॉज से किसानों की जमीन छीनी जाएगी। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी हो या इनके नरेंद्र मोदी जी हो, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अब जब एक मैंडेट एक दूसरी शक्ल में सामने आए, उस वक्त मुझे लगता है कि उस जनादेश का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, ये इनकी नीति है। कहाँ तो ये 10 लाख प्लस से जीतने के दावे हो रहे थे और आकर के वो कितने की उनकी जीत हुई, ये भी आप देख सकते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मंत्री हार गए, और कैसे कैसों से हारे ये भी पता है, और किस किस तरह हारे। बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार उनको बैसाखी पर बनानी थी, वो बनेगी। लेकिन पहली चीज तो जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है, बल्कि सवाल है ये, कि ये सरकार इन बैसाखियों पर कितने दिन चला पाएंगे ये, और जिन वादों पे जो इनकी बैसाखी है, उन्होंने जो वादे कर रखे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, अग्निवीर को खत्म कराने के लिए, जो हज के लिए 10% सब्सिडी और एक्स्ट्रा देने के लिए, तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के तो मुझे लगता है कि नेचर के खिलाफ है। तो अब इनको ये बैसाखियों को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, वो बैसाखियों की बात कितनी मानेंगे और बैसाखी इनको कितने दिन तक सपोर्ट देंगी, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो बहुत शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी बहुत कुछ कह देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। और एक बात सबसे ज्यादा क्लियर मैं करना चाहती हूँ, अयोध्या का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसके बाद देखने के बाद वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, वो जनादेश के रूप में एक आईना दिखाया गया है कि इस देश के अंदर आप जिस तरीके की जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है, अगर उससे हट के बात करेंगे तो आपकी बेवकूफी में बहुत दिन तक जनता आने वाली नहीं है। आखिरकार उसने स्टैंड लिया और आपको एक ऐसी जगह ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए जी। तो आप इस तरीके की बातें करने वाले लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वही सब कुछ है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सब कुछ है। जनता ने आज उनको इतना खिसकाया है आने वाले वक्त में, और मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। पता नहीं खिसका के कहां से कहां चले जाएं। खेमचंद शर्मा जी, 26 बैसाखी वाले 3 बैसाखी वालों पे सवाल उठा रहे हैं। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि जन आदेश अयोध्या में क्या निकला, आखिर क्यों निकला राम मंदिर बनाने के बाद भी? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके सोनिया जी ने कहा कि हमारे मंत्री हारे और कैसे कैसों से हारे, इसका मतलब ये अपने नेताओं पे भी विश्वास नहीं रखती, मान सम्मान नहीं करती। कैसे कैसे मतलब उनका कोई औकात नहीं थी, या उनका कोई करैक्टर नहीं था, या उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो ऐसा इन्होंने बयान दिया जो बड़ा दुखद है। इन्होंने तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। पहली बार चुनाव लड़ा, कैसे कैसे का मतलब ये है कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सोनिया जी, अपने टाइम में आप करेक्ट करना, अपने टाइम में करेक्ट करना। आपने शब्द यूज किया है कैसे कैसों से हारे, कैसे कैसों से हारे हैं, आपने शब्द यूज किया है, मैंने भी यूज किया। अब सुन लीजिए आप अपने समय में बोलना। दूसरा मैं ऑब्जेक्शन रेज करता हूं कि इन्होंने किस बिना पे मंदिर का उठाया। अरे अयोध्या दूसरी लोकसभा की तरह ही है, हम कई जगह हारे, अयोध्या में भी हार गए। अब अयोध्या में हारे मतलब संस्कृति से छेड़खानी किया, मतलब हम मंदिर क्यों बना दी, मंदिर बना दिया इसलिए हारे। क्या आप ये कहना चाहते हो?
तो आप ये भी सुन लो कि मंदिर बन गया, इसीलिए मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है। इसका मतलब आपको लोगों ने मंदिर अपने से आंसू का हिसाब लेना था, वो लिया। आपको भारतीय जिस तरीके से राम नफरत है, बनाने के लिए आपको भारतीय संस्कृति से नफरत है, मंदिर से नफरत है, और मंदिर को बदनाम करने के लिए, भगवान राम को बदनाम करने के लिए, अयोध्या वासियों को बदनाम करने के लिए आप उसको राजनीति से लिंक कर रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अरे चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, और ऐसा नहीं है कि भाई आपको 80 में से 80 सीटें मिल गई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 20-25 सीटें कम आई हैं, हम कई राज्यों में बहुत अच्छा किया है जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, टपर मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, पूरा सुना था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर। अब आप कह रहे हैं कि उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत तो पहले बीजेपी ने शुरू की थी राम मंदिर पर, और शायद यही चीज जनता को अच्छी नहीं लगी। जाना जी, हमने सियासत कभी नहीं की, सियासत इन लोगों ने की। इन्होंने क्लोज डोर मीटिंग में बोला था कि हमारा मैंडेट आ जाएगा तो हम मंदिर को तोड़ देंगे। तोड़ो, दिखाओ तोड़ के। वैभव त्रिपाठी जी, आप यहाँ पे आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि मंदिर तोड़ देंगे, और दूसरा आपने जो एक लाख रुपए देने का वायदा किया था, आज जनता आपसे पूछ रही है, आपके एमपीज को मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। 1 लाख रुपए का जो वादा किया था वैभव त्रिपाठी जी, जनता आपके कटघरे पे पहुंच गई है, आपके दरवाजे पर पहुंच गई है। 8,000 रुपए जो प्रॉमिस किए थे कैंपेनिंग के वक्त, वो कहाँ हैं? आखिर एक एक करके झूठ तो सामने आएंगे ना, झूठे वादे तो सामने आएंगे, जनता को फेस तो करना ही पड़ेगा। हमने जो वादा किया था वही वादे के लिए जनता का दबाव है, और जनता में एक मूवमेंट चल रहा है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए। मैं एक ओपन पत्र देख रहा था जिसमें यह था कि जनहित को देखते हुए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो वो तो जनता की भावना है, हम उसके लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गृह मंत्रालय छोड़ देंगे अमित शाह जी? क्या स्पीकर का पद दे देंगे? क्या रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आईटी, ये सारे मुख्य जो विभाग हैं वो मोदी जी देने के लिए तैयार हैं? पहले तो सवाल उस पे होंगे। उनके पास देने के लिए कुछ तो है, आपके पास क्या है जी? अरे सुन लीजिए, आपके पास तो 8,000 रुपए भी नहीं है जो आपने मासूम जनता को प्रॉमिस किए थे कैंपेनिंग के दौर में कि 8,000 रुपए फॉर्म भरो, 8,000 रुपए ले जाओ, जब हमें वोट मिल जाएगा, जब हम जीत जाएंगे तो आकर ऑफिस से 8,000 रुपए ले जाना। आप उस वादे की बात कीजिए। आप फिर से चले गए गठबंधन पे। उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जिसकी बात मैं कर रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। पहले बात पूरी होने दीजिए। पिछली बार ब्रेक तो चली गई हो आप, ये क्या मतलब है? ठीक है, बोलिए, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ। मुझे 8,000 का हिसाब दीजिए कि जनता को 8,000 कब मिलेंगे, जिन्होंने भी आपको वोट दिया उनको 8,000 रुपए कब मिलेंगे? हे मोहतरमा, विपक्ष से सवाल करने वाली, पहले आप ये पूछ लेती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 15 लाख देने का वादा झूठा क्यों किया? आपके पास वो सवाल है क्या? हिम्मत है क्या? इच्छा बताइए खेमचंद जी। तो सत्ता के पीछे खड़े होकर सत्ता का बचाव करने के लिए इन्होंने अपने लेवल के हिसाब से 8,000, तो ये क्लियर बता रहे हैं कि इन्होंने भी झूठ बोला, ये क्लियर बता रहे हैं, धमका रहे हैं। अरे आपने 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था, अगर आपकी औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी तो किया? वैभव त्रिपाठी जी, आपने क्लियरली बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था तो हमने भी बोल दिया। ये आपके वर्ड्स हैं। आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको निकलने नहीं देगी घरों से। आपका ही सवाल लेकर मैं उनके पास गई ना वैभव त्रिपाठी जी। आपने 15 लाख की बात की तो मैं उनके पास गई। नहीं चलेगा। मोहतरमा, क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है? हिसाब को आपको मांगने की आवश्यकता। अरे आपके एमपी जीते, आपने ये प्रॉमिस किया था कि हम जीतेंगे तो 8,000 देंगे। हिमाचल में नहीं है क्या? आपकी इंडी गठबंधन की सरकार दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है क्या? इंडी गठबंधन की सरकार इंडिया की तमिलनाडु में नहीं है? बात करने के लिए इस मेढक को चुप कराइए पहले, और पत्रकार कौन? आप प्लीज मेढक कौन है? किसी में रहकर बात कीजिए। इस तरह के
एडजेक्टिव्स मत यूज कीजिए किसी भी गेस्ट के लिए। जो अपने फेलो आखिरी सवाल कर रहा है और एंकर के लिए भी बदतमीजी कर रहा है, एक महिला एंकर के खिलाफ भी बदतमीजी कर रहा है। अफजल अब्बास जी, जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। अफजल अब्बास जी, अलायंस में रह के भी जेडीयू ने जी आपकी इजाजत से मैं अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ना 8,000 का हिसाब मिल रहा है ना 15 लाख का। मैं अफजल अब्बास जी के पास जाऊंगी। जेडीयू ने अग्निवीर पे सवाल उठाया है, तो नाजरीन को बता दूं पहले कि उत्तरी भारत के हिंदी बेल्ट में कुछ ऐसी सीटें हैं जो अग्निवीर स्कीम से डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और हरियाणा की 6। अब 2019 में इन सारी सीटों पे बीजेपी ने जीत दिखाई थी, जबकि 2024 में इनमें से 2 सीटें हारी है और बाकियों में वोट शेयर गिरा है। अब सवाल पे चलते हैं। अफजल अब्बास जी, सवाल यह है कि क्या ये वो वजूहत हैं कि आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शंस में प्रभाव ना पड़े, इसलिए जेडीयू अभी से बीजेपी को स्कीम्स को लेकर टोक रही है? देखिए, कुछ ऐसे सवालात हैं और जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, वो उस मुद्दे जिसमें अगर डिफरेंट पार्टियों के डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट उसके आइडियोलॉजी होती है। हम अगर हमारे नेता ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने या और जो लोगों ने भी इस बात को उठाया है, केसी त्यागी साहब ने कहा है, तो इसका मतलब है कि समाज में इस तरह की बातें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं। हमने तो यही कहा कि इस पे असेसमेंट होना चाहिए और इसको और सही ढंग से लागू किया जाए। ये अच्छी बात, इसमें गलत क्या है? तो अगर मान लिया कि कोई आपकी पॉलिसी और आप समाज में उसको सही बात किसके लिए है? जेडीयू के लिए कि या समाज के लिए या लोगों के लिए, जनता के लिए? मुझे बोल लेने दीजिए मैडम, मैं बोल दिया। मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ और सबसे बड़ी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग पैनल में बैठे हुए अपने जो है लफ्जों का इस्तेमाल सही करना चाहिए, एक दूसरे पे गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। शब्दों का मैं पता नहीं कौन क्या किसी को मेढक बोले थे, कौन बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आदमी तहजीब के दायरे में बात होनी चाहिए। नहीं, किसी की भी हो, कांग्रेस हो चाहे मैं खुद अपने आप को, तहजीब के दायरे में बात हो, अच्छी बात है। आपका सवाल है, हम जवाब देंगे। हेमचंद शर्मा ने पहले अपनी टिप्पणी में कहा है कि कौन मेढक चढ़ा रहा है। हिम्मत है तो पहले उनको। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी ग्रूमिंग क्लासेस ले लीजिए। कांग्रेस को कहना कि बार बार चौकीदार को चोर कहना और इस तरह की जो टिप्पणियां आप लोग करते हैं, पहले ग्रूमिंग क्लासेस लेके इसको सुधार लें, फिर बात करना गवर्नेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना कोई दोस्त, ना किसी से दुश्मनी, सियासत का ये राज छिपा राज नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि गठबंधन के इस जोड़ को पीएम मोदी किस तरह मजबूती से बनाए रखेंगे। बीजेपी के साथी सरकार के साथ खड़े हैं, तो विपक्ष इसे 4 दिनों की चांदनी बता रहा है। सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जन आदेश पे सियासत, ऐसा नहीं चलेगा।